मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने लगा हूँ। मैं हरूनाबाद जा रहा था किसी काम के सिलसिले में, तो रास्ते में एक डीलर था, उसके साथ मैंने हिसाब किताब करना था। तो जब मैं हिसाब किताब करने के लिए रुका तो उसने कहा कि मैं आपको कैश देता हूँ जो मैंने कंपनी का देना है, लेकिन मेरा चेक वापस कर दीजिए। तो मेरे साथ एक सेल्स ऑफ़िसर मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि ये चाबी लें और ऑफ़िस से इनका चेक जो है ना वो उठा के ले आएँ। जितनी देर में चेक आना था उतनी देर में हमने हिसाब किताब कर लेना था, और हमने किया भी। हिसाब किताब हो गया, मैंने चेक उनको वापस कर दिया। उसी दौरान नई डील हो गई, नई डील के हिसाब से नया चेक भी ले लिया। लेने के बाद सेल्स ऑफ़िसर को मैंने कहा कि ये चेक जो है आप तिजोरी में रख दीजिएगा, तो मैं हरूनाबाद जा रहा हूँ, वापस आके चाबी ले लूँगा मैं आपसे। मुझे 7-8 दिन लगे, मैं हरूनाबाद चला गया, वापस आया तो तबीयत नासाज़ थी, बुखार वग़ैरह था, मैं घर पे रहा। 1 हफ़्ता मैं मज़ीद नहीं जा सका, तकरीबन 15 दिन लग गए मुझे इस सारे प्रोसेस में। 15 दिन के बाद जब मैं ऑफ़िस गया तो मुझे जो वो रिसेप्शनिस्ट थी उसने चाबी दी कि जी ये फ़लाँ सेल्स ऑफ़िसर ने दी थी मुझे, तो ये चाबी रख लें। मैंने वो रख ली चाबी, और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, दफ़्तरी कामों में लगा रहा। 5-6 दिन वो सेल्स ऑफ़िसर से रब्ता ना हो सका, तो किसी काम के सिलसिले में जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका नंबर पावर्ड ऑफ था। मैंने टेलीफ़ोन ऑपरेटर को कहा कि उसका नंबर मिलाएँ और जब राब्ता हो जाए तो मुझे बताएँ। वो 3-4 घंटे के बाद उन्होंने कहा जी उनका नंबर मुसलसल पावर ऑफ जा रहा है। अगले दिन मैंने ऑफ़िस बॉय को भेजा उनके घर के, वहाँ से पता करे तो उन्होंने कहा जी कि वो तो फ़लाँ मुल्क चले गए हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा हैं, ऐसे कैसे हो गया? शाम के वक़्त मैं उनके घर गया, उनकी मिसेज़ से मिला, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तो चले गए हैं। तो मैंने कहा वो कैसे बताए बगैर? उन्होंने कहा जी मेरे तो यही इल्म है कि आपको बता के गए होंगे, बहरहाल वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा वहाँ का कोई नंबर वग़ैरह है? उन्होंने कहा जी फ़ोन आएगा तो मैं आपको बता दूँगी और नंबर भी आप तक पहुँचा दूँगी। ख़ैर, मुझे परेशानी भी हुई, थोड़ी-सी हैरानी भी हुई कि ये ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि सेल्स ऑफ़िसर नौकरी छोड़ देते होते हैं, ठीक है चला गया होगा, लेकिन ये परेशानी थी कि मार्केट में अच्छा खासा उधार दिया हुआ था, तो वो तो पैसे कलेक्ट करवाना उसकी ज़िम्मेदारी थी। ख़ैर, कुछ दिनों में मैंने एक नए बंदे का अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करके मैंने उसको खाते बुक दिए, लेजर्स दिए कि ये इलाका है, इसमें फ़लाँ-फ़लाँ बंदे से इतने-इतने पैसे लेने हैं, तो आप मार्केट जाके वो पैसा कलेक्ट कर लें और नया प्रोडक्ट भी जो है ना उनको देना शुरू कर दें। तो नया सेल्स ऑफ़िसर जब गया मार्केट में तो वो कहता है जनाब वो जो डीलर्स हैं उनका बिहेवियर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है, अजीब-सा है। मैं उन्हें प्रोडक्ट लेने की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी नहीं चाहिए हमें, जब नई फ़सल आएगी तब लेंगे। और जो पुराने पैसों का तकाज़ा करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हम फ़सल पे दे देंगे, कुछ लोग कहते हैं ठीक है हमारा चेक ले आओ हिसाब किताब करके तो मैं हम पैसे दे देते हैं। मैंने उससे कहा आप एक काम करो, उन लोगों की लिस्ट बना लो जो कहते हैं कि चेक ले आओ और पैसे ले जाओ, उनके लेजर्स निकाल लो, हिसाब किताब कर लो और चेक ले जाओ और पैसे ले लो। और जो कहते हैं कि फ़सल पे देंगे, नए सीज़न पे हम काम करेंगे और नए सीज़न पे ही पैसे देंगे, उनकी भी लिस्ट बना लो ताकि पता चल जाए कि हमने एक्चुअली मार्केट में कितना पैसा अभी लेना है और कितना सीज़न पे लेना है। तो 27-28 बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे जनाब हम आपको पैसे देते हैं, हमारे चेक ले आओ। लिस्ट के मुताबिक मैंने उनके चेक जो है ना वो निकालने के लिए तिजोरी खोली तो काफ़ी सारा बड़ा बंडल था चेक्स का, लेकिन उन 27-28 बंदों में से किसी का भी चेक नहीं पड़ा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान परेशान कि ये इनके चेक कहाँ चले गए। तो 3-4 दिन तो मैं इसी उलझन परेशानी में रहा। फिर ना अचानक मुझे याद आया कि यार वो चेक तो आखिरी मर्तबा उस सेल्स ऑफ़िसर को मैंने कहा था कि उठा के लाओ तिजोरी में से, और उसके बाद से वो सेल्स ऑफ़िसर भी चला गया अचानक से किसी दूसरे मुल्क में और मिला नहीं। तो मुझे ना खटका हुआ, मैंने कहा ये कुछ बड़ी गेम है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो एक अच्छा डीलर जानने वाला था ताल्लुकदार, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। उसने कहा जी मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा आप ना आएँ, मैं आ जाता हूँ। तो मैंने गाड़ी निकाली, वहाँ चला गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बात सुनो, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, ये चेक वाली क्या साइंस है? आप कहते हो कि चेक ले आओ और पैसे ले जाओ, एक्चुअल मसला क्या है? तो उसने कहा शायद भाई बात यूँ है कि बताने में मेरा नुकसान है, लेकिन ना बताने में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मैं आपको बताए देता हूँ, एक्चुअली आपका जो वो वाला सेल्स ऑफ़िसर है ना फ़लाँ,
वो आया था, मैंने कंपनी का 2 लाख रुपया देना था। उसने मुझे ना कहा अगर आप मुझे 20,000 रुपया अभी दे दो तो मैं आपको चेक दे देता हूँ आपका। तो कंपनी जब आपसे तकाज़ा करे पैसों का तो आप कहें ठीक है जी मैंने 2 लाख देना है, चेक ले आएँ और पैसे ले जाएँ। तो मेरे तो यक जैसे वो होता है ना कि यकदम दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मैंने कहा ये कितना अर्सा पहले की बात है। उसने जब डेट बताई तो वो जिस दिन मैं हारूनाबाद गया था उससे अगले दिन की ये बात है। तो फिर मैं ना बारी बारी सभी से मिला। सब यही कह रहे थे, कोई ये तो नहीं बता रहा था कि हमने चेक ले लिया, बस वो ये कह रहे थे कि जनाब वो आप हिसाब कर लें, चेक ले आएँ और पैसे ले जाएँ। मैं समझ गया कि अब इनसे पैसे वो बंदा वसूल कर चुका है, थोड़े पैसे, और चेक इनको दे दिया। अब ये मज़बूत ग्राउंड पे हैं, ये लोग अब मुझे पैसे नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल किसी के साथ भी पैदा हो सकती है। ये 35 लाख रुपए का जो है ना वो घपला था। मैं ना घबराया नहीं। पहले दिन तो मैं काफ़ी टेंशन में रहा, लेकिन फिर मैं कूल हो गया। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो टेरिटरी है, ये जो इलाका है, ये मेरे लिए अब टफ़ है। इसमें से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डीलर आगे मेरे साथ काम भी नहीं करेंगे और ये मेरा पैसा भी दबा के रखेंगे। यानी जो नुकसान है वो एक टेरिटरी के अंदर 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। ये मेंटली जो है ना मैं बिल्कुल तैयार हो गया था कि अब ये ऐसा होना है। मैंने अब किया क्या, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी के तहत मैंने उन डीलरों के करीबी लोग जो है ना वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए, उनसे मिलना शुरू कर दिया। उनको पहले सारी बात समझाता था कि एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है। तो अब ये फ्रॉड तो हो गया, मेरे साथ भी हो गया। असल में इन लोगों ने मिली भगत करके ही किया है। बेसिकली तो फ्रॉड का ये हिस्सा है। अब 2 ऑप्शंस हैं, या मैं कानूनी चाराजोई करूं या फिर पंचायत के ज़रिए मैं अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करूं। तो उन लोगों को जब मैंने सारी बात बताई, 4-4 5-5 बंदे इकट्ठे करके मैंने उन दुकानों के पास, उन दुकानदारों के पास, डीलर्स के पास मैं लेके जाने लग गया। तो अब उनको थोड़ी सी परेशानी हो गई कि यार ये जो मामला है ना ये किसी और तरफ जाएगा। खैर मैंने तहम्मुल के साथ उन सबको ये बातें बताई, समझाई, उनकी सुनी। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी बात पे अड़े रहे कि जनाब नहीं जी हम तो पैसे देना चाहते हैं, हाँ हम तो कारोबार भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा चेक तो वापस करें ना कंपनी। हम पैसे भी दे दें, हमारे चेक के ऊपर फ्रॉड अगर हो गया तो इनका बंदा करके चला गया, वो हमारे ऊपर पर्चा करवा दे तो हमारे पास तो चेक नहीं पहुंचा। तो बात तो उनकी वैलिड थी, ये बात समझ में आती थी। तो मैंने कुछ लोगों के साथ तो मामला यूँ किया कि मैंने कहा ठीक है जी अगर आप तक चेक नहीं पहुंचा है और आपने पैसे भी देने हैं तो फिर आप स्टाम्प कर लें। वो चेक नंबर जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है, वो चेक नंबर जो है वो स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं कि उस चेक के ऊपर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, और उस चेक के ऊपर अगर मेरा कोई नुमाइंदा या वो बंदा कार्रवाई करेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा। इसी दौरान मैंने उस सेल्स ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है वो थाने में एक एप्लीकेशन भी दे दी कि ये बंदा फ्रॉड करके भाग गया और इसने जो है ना मेरा इतना नुकसान कर दिया वगैरह वगैरह, ताकि कल कल को कोई मसला बने तो मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है असल में क्यों की जा रही है। कुछ लोगों को मैंने कहा ठीक है जी अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास चेक नहीं पहुंचा, तो चेक जो है मेरे पास से गुम हो गया हुआ है, तो गुमशुदा चेक की एक तहरीर बना लेते हैं। आप नया चेक दे दें और पुराना जो चेक है उसकी तहरीर बना के स्टाम्प पेपर लिख के मैं आपको दे देता हूँ कि जनाब वो मुझसे गुम हो गया, उसके ऊपर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और थाने में भी दरख्वास्त दे देते हैं कि हमसे ये चेक गुम हो गया। तो खैर किसी ना किसी तरह कुछ लोगों को मैंने ऐसे मना लिया। जो कुछ ज़्यादा ही वो हो रहे थे कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो उसको फिर हलफ पे ले आए कि भाई ठीक है आप ऐसा करें कि हलफ दे दें कि आपके पास वो चेक नहीं पहुंचा किसी भी ज़रिए से और आपने कम पैसों में वो चेक नहीं ख़रीदा है। अगर आप हलफ दे देते हैं तो ठीक है, कंपनी आपको वो सारे पैसे माफ़ कर देगी और अगर आप हलफ नहीं दे सकते तो फिर जो है वो पैसे वापस करें। तो 2-3 लोगों के साथ ये मामला किया। कुछ लोगों ने दबे लफ्ज़ों में कहा जी गलती हो गई है हमसे, तो हमने आपके पैसे देने, लालच में आके हम ये काम कर बैठे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि आप हमें टाइम दें, हम उस टाइम में थोड़े थोड़े करके पैसे वापस कर देते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा उन लोगों के साथ टाइम बन गया, नई लिखत पढ़त हो गई, उसके मुताबिक जो है किसी ने मंथली पैसे दिए, किसी ने 2 महीने बाद दिए, किसी ने 6 महीने बाद दिए, तो वो पैसे भी रिकवर किसी न किसी तरह हो गए। अब इस सारे मामले में 2-3 चीज़ें जो है ना वो सीखने लायक हैं। जो मैं पहले भी अक्सर कहता रहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि इस सारे मामले में एक चीज़ जो मैंने नहीं की वो है गुस्सा। गुस्सा जो है ये प्रोफेशनल्स के करियर की मौत है।
अगर आप गुस्सा करेंगे तो जो उलझे हुए मामलात हैं वो मज़ीद उलझ जाएंगे और जो नुकसान आपका हो चुका है उससे ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने गुस्सा नहीं करना, कूल रहना है, ठंडा रहना है। ये या इससे मिलती-जुलती सिचुएशन जो है आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से अगर आप वाबस्ता हैं, तो आपके सामने ये आ सकती है। तो कूल रहना है, बंदों के साथ बिगाड़नी बिल्कुल नहीं, उनके साथ गुस्सा नहीं होना, उनको ये रियलाइज़ मत होने दें कि आपने गलत काम कर लिया है। हाँ, बस ये कहें कि हमारे बंदे से गलती हो गई है या बंदों से गलतियाँ हो जाती हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं। उनको कभी फ़ोर्स मत करें कि नहीं जी आप अभी के अभी हमें पैसा दें। आहिस्ता-आहिस्ता स्लो रिकवरी होती है। ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जब फ्रॉड हो जाता है तो पैसा या तो निकलता नहीं है, निकलता है तो हिकमत अमली के तहत बहुत आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली जो है ना वो निकलता है। तीसरी चीज़ ये कि लोगों के साथ मिल के और लोगों के साथ मिल के इसको कहते हैं सोशल प्रेशर डलवाना। सोशल प्रेशर जो है ना वो डलवाएँ। उनके जानने वाले लोगों के सामने ये मामला लेके आएँ, क्योंकि सभी दुकानदार, डीलर्स या लोग जो होते हैं वो डरते हैं इस बात से कि उनका नाम किसी फ्रॉड में ना आ जाए और उस फ्रॉड में आए हुए नाम का ज़िक्र उनके जानने वालों में ना हो जाए, उनकी बिरादरी या दोस्तों में ना हो जाए। इस चीज़ से ये लोग डरते हैं। ये इनका सभी लोगों का एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो आपने उस टेक्निकल पॉइंट को पकड़ते हुए सोशल प्रेशर जो है वो लोगों के ऊपर डलवाना है, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। कभी भी किसी सेल्स के बंदे पे इतना ट्रस्ट मत करें कि अपनी गारंटीज़ जो हैं वो आप उसके हवाले कर दें। चाबियाँ कभी भी हवाले नहीं करते। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मार्केट में सेफ्टी की गारंटी होती हैं, तो आप अपने सेफ्टी गार्ड्स जो हैं उनको मत खो दें, उनको ज़ाया नहीं करना, उनको आपने सँभाल के रखना है। चेक हैं, परनोट हैं, स्टाम्प पेपर्स हैं, कोशिश करें कि इनको दफ़्तर में मत रखें। ये वो चीज़ें या तो बैंक के लॉकर में रखें या फिर अपने घर में किसी सेफ के अंदर जो है ना इन चीज़ों को रखें, क्योंकि ऑफ़िस के अंदर कभी भी किसी भी वक़्त किसी का भी दिमाग जो है ना वो फिर सकता है और आपके लिए ये परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। मार्केट को गाहे-बगाहे चेक करते रहें, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में तो कम से कम 1 मरतबा ज़रूर चेक करें, लेजर्स वेरीफ़ाई कर लें, मार्केट सर्वे कर लें। ये जो लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने मार्केट सर्वे नहीं करते, ये उनके साथ ये इस तरह के या इससे मिलते-जुलते और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो जाते हैं या हो सकते हैं, होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक वाक़या था जिसमें मेरे लिए बहुत सारे सबक थे। उसको देखते हुए फिर मैंने अपनी मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है उसको काफ़ी हद तक चेंज किया। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर के साथ। और अगर आपने भी इस वाक़ये से कुछ सीखा है तो वो भी कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।